नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नागरिकता। नागरिकता बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी थोड़े दिन पहले NPR, NRC जैसी चीज़ों को लेकर के और जो एक और नागरिकता कानून बनाया गया जिसको लेकर के देश में बड़े आंदोलन हुए, आज के विषय में वो हम शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिए गए हैं। NRC, NPR और बाकी जो अन्य कानून इससे संबंधित बनाए गए हैं 1950 के बाद से अब तक, उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर हम उसकी आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। उसके महत्व को भी बताएंगे, उसके प्रभाव को भी बताएंगे, कौन लोग प्रभावित हैं, कौन नहीं हैं, क्या हंगामा है, हम सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ क्योंकि हम आपको संवैधानिक प्रावधानों के विषय में बात करने वाले हैं। नागरिकता जो कानून है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिए गए हैं। 5 से लेकर 11 तक, यानी कि अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग तरीके के प्रावधान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बन रहा था, उस वक्त हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग थे। जैसे एक तो वो लोग थे जो भारत के ही निवासी रहे थे हमेशा से, उनके पूर्वज भी यहीं के निवासी थे, मूलतः भारतीय, जैसे हम और आप हैं। उनकी नागरिकता कैसे निर्धारित होगी, उसके लिए अलग प्रावधान था। कुछ लोग वो थे जो देश के विभाजन होने के कारण भाग करके पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से भाग करके भारत आ रहे थे। तो जो पाकिस्तान से भाग करके भारत आ रहे हैं, उनकी नागरिकता कैसे निर्धारित की जाएगी? कुछ लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, अब उनके विषय में क्या कहा गया? और कुछ लोग थे जो गुलामी के दौर में दूसरे देशों में जा कर के बस गए थे और आज़ादी के बाद वो भारत आना चाहते थे, उनके विषय में क्या प्रावधान होंगे? इसलिए अलग अलग अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित अलग अलग नियम निर्धारित किए गए। एक एक करके हम लोग देखते हैं और अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ है अनुच्छेद 5। इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, को वह लोग भारत के नागरिक होंगे जिनका भारत में अधिवास है। अधिवास का मतलब होता है अस्थायी निवास। अस्थायी निवास कब? 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू होता है उस दिन जिसका भारत में अधिवास है वह अपने आप भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करेगा। जैसे पहली शर्त क्या है? वह भारत में जन्मे हैं, यानी जैसे आप हैं, आप 26 जनवरी 1950 को भारत में अस्थायी रूप से रहते हैं। अब आप भारत के नागरिक होंगे या नहीं अनुच्छेद 5 के तहत, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है।
अगर आप भारत में जन्मे भी थे और अब भारत के अस्थायी निवासी भी हैं तो आप नागरिक हो गए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम और हमारे पूर्वज ऐसे ही नागरिक हुए। लेकिन क्या भारत में रहने वाला, अस्थायी रूप से रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत में ही जन्मा होगा, ये आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो दूसरी शर्त देखी जाएगी कि उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा है। जैसे आप हैं, आप भारत में नहीं जन्मे हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आप अस्थायी निवासी हैं भारत के, तो देखा गया आप तो जन्मे नहीं हैं। तो आपके माता पिता में से अगर कोई भी जन्मा है तब भी आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। मान लीजिए कि ना आप जन्मे हैं, ना आपके माता जन्मे हैं, ना आपके पिता जन्मे हैं, तो फिर तीसरी शर्त आ जाती है कि अगर आप संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, यानी कि 26 जनवरी 1945 से पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं मामूली तौर पर, मामूली तौर का मतलब इनकम टैक्स लॉ अधिनियम के तहत होता है 182 दिन प्रति वर्ष, यानी एक साल में 182 दिन, यानी आधा समय आपने भारत में गुजारा हो प्रत्येक वर्ष और 5 वर्षों तक। ऐसा नहीं कि आप 2.5 साल भारत में रह लिए लगातार और 2.5 साल गायब हो गए तो आप मामूली तौर पर निवासी माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल 182 दिन आप भारत में रह रहे हों और पिछले 5 वर्षों से ऐसा अगर हो रहा है तो भी आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, अगर 26 जनवरी 1950 को आप अस्थायी रूप से भारत में रह रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 के तहत हम लोगों को जो नागरिकता मिली है वो इन्हीं शर्तों के तहत मिली हुई है, यानी कि अनुच्छेद 5 जो भारत में ही अस्थायी रूप से रह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, उनके लिए है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 6 पर और देखते हैं उसमें क्या प्रावधान है। देखिएगा, यहाँ ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। पाकिस्तान से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो या जिनके माता पिता, यानी वो खुद या उसके माता या पिता या मातामह, पितामह, पितामह मतलब दादा या बाबा कहते हैं आप, मातामह मतलब दादी होती है, या मातामही मतलब नानी, मातामह होना चाहिए यहाँ, मतलब नाना नानी। मातामह, मातामही मतलब नानी, नाना नानी। साफ शब्दों में समझ लीजिए, पाकिस्तान से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो खुद या जिनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी 1935 में अधिनियमित भारत में जन्मा हो, वह भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे आप विभाजन के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ जाते हैं। 1935 में अधिनियमित भारत का मतलब अविभाजित भारत, जिसमें पाकिस्तान वाला हिस्सा, भारत वाला हिस्सा और वर्तमान बांग्लादेश वाला हिस्सा जो है, ये 1935 में अधिनियमित भारत यही था। और इस पूरे हिस्से में कहीं भी अगर आपका जन्म हुआ हो, या आपके माता पिता का जन्म हुआ हो, या आपके दादा दादी या नाना नानी का जन्म हुआ हो, और बंटवारे के बाद आप पड़ जाते हैं पाकिस्तान वाले हिस्से में, लेकिन आना चाहते हैं भारत, तो आप भारत आ सकते हैं
आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत आ गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने आप नागरिक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तिथि के बाद आप भारत आते हैं तो आपको नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा विधि बनाई गई। उस समय बड़े दंगे फसाद हो रहे थे, लोग पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ गए तो बहुत सारे लोग भाग करके भारत आ रहे थे। तो इतने दंगे फसाद और ऐसी कठिन परिस्थिति में जो कोई भाग के आ रहा है, इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिक बनने का इच्छुक है। मौका दिया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने पर आप आ सकते हैं और आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर बाद में आ रहा है, लेट आ रहा है, तो लेट आने का रीज़न क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आना ही नहीं चाहता था, वहाँ से उसको निकाला गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट कर रहा था? ये सब कुछ पता चल जाएगा जब आप पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे और जांच होगी तो सारी बातें पता चल जाएंगी। इसलिए 2 शर्तें रखी गई। मतलब अनुच्छेद 6 बिल्कुल साफ है। पहला जो अनुच्छेद यानी 5 था वो भारत में रहने वाले लोगों के लिए था, यानी जो 5 नंबर है उसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट में याद करने के लिए भारत। और जो अनुच्छेद 6 है इसमें पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की बात हो रही है। ध्यान रहे, सिर्फ वही व्यक्ति जो या जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा होगा उसी को नागरिकता मिलेगी। अब लॉर्ड माउंटबेटन अगर लाहौर में रह रहे होते और वो चाहते कि हम चले दिल्ली और नागरिकता ले लें तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मूल रूप से भारतीय व्यक्तियों को ही नागरिकता मिलेगी। दुनिया भर से कोई भी आ जाएगा पाकिस्तान के रास्ते तो उसे नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो अनुच्छेद 5 भारत में जो लोग रह रहे थे, अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान भारत, यानी पाकिस्तान से आया भारत। अब हम आते हैं अनुच्छेद 7 में। देखिए, अनुच्छेद 7 में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात अस्थायी रूप से निवास करने के लिए पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत वापस आ गए, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे जब तक कि वे भारत सरकार की किसी अनुज्ञा के अधीन वापस ना आए हों। अनुज्ञा माने लाइसेंस होता है, समझिएगा इसको। हमारे देश का विभाजन कब हुआ था? जून 1947 में। यानी जो तिथि के अनुसार आप जाएंगे तो 3 जून 1947 को। ये कौन सी तिथि है? 1 मार्च 1947। मतलब विभाजन नहीं हुआ था अभी, पर ऐसा लग रहा था कि विभाजन हो जाएगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी पसंद था पाकिस्तान। तो जब ये निश्चित हो गया कि अब विभाजन हो ही जाएगा, टल नहीं पाएगा, तो विभाजन होने का इंतज़ार किए बगैर ही वो अस्थायी रूप से निवास करने के लिए चले गए पाकिस्तान। यानी अब हमको भारत में नहीं रहना है। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनके साथ पाकिस्तान वाले हिस्से में जो मूल वहाँ पर नागरिक रह रहे थे वो उन्हें मुहाजिर कह करके उनका अपमान करते हैं। मुहाजिर एक बड़ा व्यापक शब्द है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन्हीं अर्थों में एक ये भी होता है कि मूर्तियों की पूजा करने वाला अपवित्र इंसान। यानी कि यहाँ से गए हुए मुसलमानों को पाकिस्तान के स्थानीय मुसलमानों ने अपवित्र
कह करके उन्हें पाकिस्तान में घुसने से या वहाँ रहने से रोक दिया और कहा कि यह अपवित्र इंसान है और इस अपवित्र इंसान को पवित्र स्थान यानी पाकिस्तान में रहने का अधिकार नहीं हो सकता है और वहाँ से उनको भगाया। जब ये भगाए जाने लगे तो वापस कहाँ आए, फिर आ गए भारत। अब क्योंकि इनकी मंशा तो भारत में रहने की थी नहीं, इनकी मंशा थी पाकिस्तान में ही रहने की, ये तो मजबूरी में भारत में शरण ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान में ये प्रावधान हुआ। उसी समय तो संवैधानिक चीज़ें लिखी जा रही थी जब ये घटनाएं हो रही थी, तो कहा गया कि ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भारत हमेशा से एक उदार देश रहा है। भारत में एक प्रावधान कर दिया गया कि जब तक कि वे भारत सरकार की किसी अनुज्ञा के अधीन ना आए हों, यानी सरकार चाहेगी तो ऐसे कुछ लोगों को समस्याएं ना हो, उनको कष्ट ना हो, तो कोई लाइसेंस जारी कर सकती है, कोई योजना निकाल सकती है, कोई अनुज्ञा दे सकती है। अगर उसके अधीन आ जाते हैं, उसमें फिट बैठते हैं, तो ठीक है, हम उनको नागरिकता दे देंगे। तो बहुत सारे लोगों को इस रूप में भी नागरिकता दी गई। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अनुच्छेद 5 में आपने क्या देखा था, भारत यानी जो अस्थायी रूप से भारत के थे। अनुच्छेद 6 में क्या देखा, पाकिस्तान, आप बोल सकते हैं शॉर्ट में पाकिस्तान भारत, यानी पाकिस्तान से आया भारत। अनुच्छेद 7 में आप क्या देख रहे हैं, भारत से गया पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर आया भारत। कितना आसान है याद करना। 5 भारत, 6 पाकिस्तान भारत, 7 भारत से पाकिस्तान फिर भारत, और 8 में जो हम चलने वाले हैं अब, वो है अन्य देश, यानी न भारत न पाकिस्तान, अन्य देश। इस तरह से आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 8 में, देखते हैं वहाँ क्या है। अनुच्छेद 8, ऐसे व्यक्ति जो या जिनके माता पिता या मातामह पितामह या मातामही पितामही 1935 में अधिनियमित भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, इतने का अर्थ तो आप समझ चुके होंगे अब तक। यानी वह व्यक्ति जो 1935 के अविभाजित भारत में जन्मा था, वह या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी वर्तमान में किसी अन्य देश में निवास कर रहे हों, लेकिन आज़ादी मिल गई है, अब वो भारत आना चाहते हैं, तो वह उसी देश में जो भारत का दूतावास बनाया गया है, वहाँ पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे देती है, तो फिर वो भारत आ सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 5 भारत के लिए यानी भारत के नागरिकों निवासियों के लिए था, 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले निवासियों के लिए था, और 7 में भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत आए, और 8 में जो अन्य देशों में चले गए थे उनकी नागरिकता की बात थी। अब अनुच्छेद 9 में आ जाता है नागरिकता का समाप्त होना। देखिए, नागरिकता का समाप्त होना। तो संविधान में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से, यानी पहली बात कही गई है कि जो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, भारत से उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक जो अपने अंतरात्मा से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से
किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक दूसरी बात कही गई है कि अगर कोई भारतीय नागरिक शत्रु देश के साथ व्यापार करता है, शत्रु देश के साथ व्यापार करेगा तो भी उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। अब शत्रु देश क्या है? शत्रु देश मैंने पूछा क्या है, आपके दिमाग में एक या आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें दो देशों के नाम आ गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। शत्रु देश सरकार के द्वारा घोषित की जाने वाली चीज़ है। अगर हमारी सरकार घोषित करती है कि फला देश हमारा शत्रु देश है तो बहुत सारे प्रतिबंध उसके साथ अपने आप लागू हो जाते हैं। फिलहाल भारत सरकार ने किसी को भी अपने शत्रु देश के रूप में घोषित नहीं किया है, तो शत्रु देश के साथ अगर कोई व्यापार करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये तो अनुच्छेद 9 के प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम समय समय पर बनाए गए हैं और उसके आधार पर कुछ और भी बातें तय की गई हैं कि कब आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसको हम अन्य आधार के तौर पर देख लेते हैं। अन्य आधार में पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में, यानी कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, इसको दोष सिद्ध बोलते हैं। किसी अपराध के लिए 2 बार अगर दोषी ठहराया गया है तो फिर भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। 2 बार दोष सिद्ध का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने चोरी किया, आपको 1 साल की सज़ा हुई, छूट करके आए और उसके बाद आपने किसी को जान से मारने की धमकी दे दी तो फिर से सज़ा हो गई। अगर यानी दोष सिद्ध करार दे दिए गए, तो अगर 5 वर्षों में ऐसा 2 बार हुआ है तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ध्यान रहे, समाप्त तो हो जाएगी नहीं, सरकार की इच्छा है तो वो कर सकती है। दूसरा है कि 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर बिना सरकार की अनुमति या बिना सरकार को सूचित किए हुए, सूचित शब्द ज़्यादा उचित रहेगा, अगर आप सरकार को बिना सूचित किए लगातार 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत के बाहर रहते हैं तो मान लिया जाता है कि अब आप इस देश के नहीं हैं और सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तीसरा आप देख लीजिए, अगर आप संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, संविधान को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं तो भी भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो ऐसे कुछ आधार हैं जिस पर सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अब हम आते हैं 9, 10 और 11 को देख लेते हैं और इसको हम यहीं देख लेते हैं। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि यदि नागरिकता के संबंध में अन्य कोई विधि बनाई जाती है तो बाकी उपर्युक्त प्रावधानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कोई और विधि, कोई और नागरिकता कानून बनाया जाता है तो अब तक आपने जो 5 से लेकर के 9 तक देखा उस पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा, ऐसा अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 जो इसका आखिरी अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई अन्य कानून बना सकती है। मतलब संसद विधि बना सकती है किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में। नागरिकता के संबंध में ये विधि बना सकती है। अब उल्टा करके देखिए, 9 तक आपने पढ़ लिया, 11 अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद विधि बना सकती है नागरिकता के संबंध में, और फिर 10 को देखिए कि अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो फिर उपर्युक्त प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है आपसे, जैसे कोई व्यक्ति है, हमारे देश में कई ऐसे राजनीतिक हैं जो दूसरे देशों से आए और यहाँ पर वो संसद के सदस्य भी हुए, उनको कैसे नागरिकता मिली? अनुच्छेद 5 के तहत वो मूल निवासी थे नहीं भारत के, 6 के तहत वो पाकिस्तान से भी नहीं आए, 7 के तहत उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी नहीं जन्मे थे कि वो विदेश चले गए थे, 8 के तहत, तो फिर मिला कैसे? कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो अन्य देश का है और वो भारत के किसी नागरिक से विवाह कर लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता मिलेगी? 5, 6, 7, 8 के तहत तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से नाता ही न रहा हो, पूर्णतः विदेशी हो, भारत में रहा भी ना हो, वो चाहता हो कि मुझे नागरिकता मिल जाए, तो उसको कैसे मिल पाएगी? यानी कि इतने प्रावधान होने के बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए संसद ने 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया। देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और वो 5 चीज़ें क्या थी? पहला था जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण, नेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, देशीकरण या राष्ट्रीयकरण से, और 5वां है राज्य क्षेत्र के अर्जन से। अर्जन से, इन सबको मैं समझा देता हूँ। जन्म का मतलब है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, 1987 तक नियम था कि अगर आप कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मेगा, माता पिता कहीं के भी नागरिक हों, वह भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन बाद में परिवर्तन किया गया कि अब माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और उसका जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। वंश का मतलब है कि अगर आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके माता पिता भारत में जन्मे थे, भारत के नागरिक थे, यानी मूलतः आप भारत के निवासी थे, वो लोग रहे हैं, तो भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जैसा कि आपने अनुच्छेद 8 में भी देखा था।
पंजीकरण, ये जो विवाहित की बात हमने किया था कि कोई विदेशी नागरिक है जो भारत के किसी नागरिक से विवाह कर लेता है तो पंजीकरण के जरिए उसको नागरिकता दी जा सकती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विवाह करते ही वो नागरिक नहीं हो जाएगा। कोई भी पुरुष या महिला भारत के किसी नागरिक से विवाह करेगा या करेगी तो उसको 7 वर्ष तक मामूली तौर का मतलब आप जान चुके हैं, 182 दिन प्रतिवर्ष भारत में निवास करना होगा, तभी वो भारत का नागरिक बन पाएगा, तभी उसको पंजीकरण किया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है कि पहले आप 7 वर्षों तक स्वयं को साबित कीजिए कि आप भारत में रह सकते हैं, अन्यथा इसका दुरुपयोग हो जाएगा। कोई भी विदेशी उद्योगपति आएगा, भारत के किसी गरीब व्यक्ति से विवाह कर लेगा और तत्काल अगर नागरिकता मिल जाए तो उसको एक, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति उद्योगपति या कोई ऐसा आता है तो उसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, शुल्क ज़्यादा सरकार को मिलता है। लेकिन अगर वह नागरिक हो जाए तो बहुत सारी छूट मिल जाती है उसको, और अगर इतनी आसानी से नागरिकता मिल जाए तो ये अनुचित है। 7 साल तक हर साल 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसको नागरिकता पंजीकरण के लिए वो आवेदन कर सकेगा। देशीकरण या राष्ट्रीयकरण, कोई भी विदेशी व्यक्ति, भारत सरकार की इच्छा है तो वह उसे नागरिकता प्रदान कर सकती है, जिसका भारत से डायरेक्ट कोई संबंध ना, कोई वैवाहिक संबंध ना रहा हो। इसमें कुछ शर्तें हैं जो बाद के अधिनियम बनाए गए। कहा गया कि पिछले 12 वर्षों में अगर पिछले 12 वर्षों से इस देश के साथ किसी न किसी प्रकार का नाता रहा हो, यानी संबंध रहा हो, मतलब यहाँ से आवागमन हुआ हो। जैसे कोई क्रिकेटर है, वह कई साल से भारत आता जाता रहा है और पिछले 7 वर्षों में कम से कम कोई भी 4 वर्ष वह मामूली तौर पर भारत में रहा हो, तो उसका देशीकरण, यानी वो जो विदेशी है उसको देशी बनाया जा सकता है, उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। बाकी सरकार की इच्छा है वह किसी भी विदेशी व्यक्ति को उसका राष्ट्रीयकरण करके नागरिकता दे सकती है। ये जो 5वां है, राज्य क्षेत्र के अर्जन से, जैसे किसी भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए तो वहाँ के रहने वाले सभी लोग अपने आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। आपको मालूम है कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया, तो सिक्किम के सभी नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। राज्य क्षेत्र के अर्जन से नागरिकता बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपने अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक और उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 भी, उसमें क्या प्रावधान है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सवाल पूछा जाता है इससे कि कितने प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है भारत में। इसको भी आपने पढ़ लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय था ये, परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप रिवाइज करके इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।